मुझे बताइए जब मैंने रस्सी को फोर्स लगा के पुल किया होगा तो बस एक सवाल का आंसर दे दो। जो फोर्स लगा होगा टेंशन तो रस्सी पे क्या डेवलप हुई होगी, एक टेंशन डेवलप हुई होगी। बस हम ये जानना चाहते हैं क्या इस टेंशन के कारण पार्टिकल पर कोई टॉर्क तो नहीं आ जाएगा। ये टेंशन कहाँ से पास हो रही है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो जाए उस फोर्स के कारण टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। मुझे लगता है टॉर्क ड्यू टू द टेंशन इज इक्वल टू, अगर टॉर्क जीरो है इसका मतलब कोई फोर्स सिस्टम पर नहीं, कोई टॉर्क नहीं है तो नेट टॉर्क जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब जब आप रेडियस को कम करते जाएंगे तो ये पॉइंट मास है, पॉइंट मास के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एम पी आर आई ओमेगा नॉट पूरी है, सही है ना। एम बी आर इक्वल टू कांस्टेंट। मुझे बताओ अगर आर कम होगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू वी वन इनटू आर इज इक्वल टू मास इनटू वी टू इनटू, खींचने के पहले खींचने के बाद एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मास से मास क्या हो गया, ऐसे आगे वी वन कितना था, फोर, आर वन कितना, दो, वी टू चाहिए, आर टू कितना, वैल्यू ऑफ वी टू 8 मीटर पर। तो जब आप रेडियस को क्या करेंगे, आधा करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, डबल। बात समझ में आ गया, आप यहाँ से हाँ निकाल लेते हैं। क्या आपको वी मिल गया, वी बराबर क्या होता है, वी कितना है, आर कितना है, अरे बुकिंग हो गया, फाइनल पूछना है ना। तो रेडियस कितनी हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है, 1 into ओमेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, आर क्या है, रेडियस पर। ये हमारा पहला आंसर। तो एंगुलर स्पीड और टेंजेंशियल स्पीड दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी। अरे बेटा भी बराबर आर ओमेगा हो गया, तो आर कहाँ से लेना है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ पार्टिकल की दूरी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितनी है, 1 मीटर। बी और ओमेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बहुत पहले सवाल आया था एक पुराना है, पैटर्न बदल गया है, मालूम चला तो वाले तबला में होंगे ना बताने के लिए कि पैटर्न क्या हो गया है। हाँ पहले भी तो 180 ही करते थे, अब 180 वो पूरे के पूरे क्या लेंगे, मतलब सभी टाइम 20 मिनट, 50 नंबर रिड्यूस हो जाए, इतना भी कोई बोले 600 के ऊपर नहीं पहुंचे। जब होता था तो हमने देखा है कि कितना भी आपको फिजिक्स आती हो तो 4-5 सवाल आपको क्या होता था, छूटता था। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, समय 3 घंटे खासकर फिजिक्स। मुझे सवाल आपको है लेकिन मेरे पास समय नहीं है कि मैं वो कर पाऊँ, तो 5 से 7 सवाल तो अनअटेम्प्टेड रहते हैं ज्यादातर बच्चों। अच्छा है, टफ करना चाहिए, उसका तरीका भी टफ होना चाहिए। हमें ज्यादा होता है तो हर बच्चा सोच लेता है थिंक कि हाँ यार मेरे पास क्या है टाइम है तो मैं थिंक कर लूंगा, मैं सोच लेता हूँ, बैठ जाता हूँ 2 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ। 3 घंटे के पेपर में आप रेस्ट करने नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। अगला क्वेश्चन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस आपको अपना पेपर क्या करना होगा। हाँ हाँ अरे वो नहीं करना पड़ेगा। सेकंड क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, आप एम करो तो के फाइनल अपॉन के लिखोगे वी फाइनल अपॉन का क्या 8/4 का
होल स्क्वायर तो बोली अरे 4 के ऊपर 16 इस टू, ठीक है। होली को किया था मैंने, 16 किसने करना है? कहूँ यार दोनों में 4 ही तो है। 4 इस टू, चल अरे अपनी गणित लगा दिया यार। अगला क्वेश्चन, दो सवाल है उनको फिर समझ लो, सवाल लिख पाएंगे नहीं समझा देते हैं। देखिए हम इस टॉपिक पर है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। अब एक सवाल है, सवाल क्या है? हमने कहा एक रिंग है, क्या है भाई? एक रिंग है जो इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रही है। ये कौन सी एक्सिस है? passing through the center of perpendicular to the plane of the, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल एम, मास एम है और रेडियस कितनी है? ये ओमेगा से घूम रही है। उन्हें दूसरी कंडीशन बनाई कि यही रिंग जो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है, अगर दो पॉइंट की मासेस इसके अपोजिट डायमीटर के एंड पर रख दें, क्या करें? टू पॉइंट मास प्लेस जेंटली ऑन डायमीटर। अब इसका सिस्टम का एंगुलर स्पीड कितनी हो सकती है? ओमेगा डैश, सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा डैश। ये कॉन्सेप्ट क्या था? एक करीब ओमेगा से आराम से दो, ठीक है। अब हमने जेंटली दो पॉइंट मासेस लिए और रिंग की रिंग पर ले जाके जेंटली अपोजिटली डायमीटर पर क्या किया? रख दिया दोनों पॉइंट मासेस। जब मैं जेंटली या आराम से प्लेस करूंगा तो बोलो क्या कोई बाहर से कोई टॉर्क लगा है? इसका मतलब जब मैंने पॉइंट मास प्लेस किया तब कोई टॉर्क बाहर से प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो नेट एंगुलर मोमेंटम सिस्टम में क्या रहा? कंसर्न, जितना पहले उतना ही। पहले कितना एंगुलर मोमेंटम है? बहुत बढ़िया। एल इनिशियल क्या ये लिंक है ना? ये क्या बोलोगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? एम आर स्क्वायर बाई 2 मत बोल दियो, आएगा 2। वो तो डिस्क होता है, ये क्या है अभी? क्या ये इतना इनिशियल है? आइए फाइनली रिंग का कितना नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले लिखो, प्लस 2 इनटू स्मॉल, क्या बात समझ में आ रही? बोलो क्या होता है? क्या आई ओमेगा लिखोगे? तो मुझे आई नहीं चाहिए, आई नेट चाहिए, मुझे ओमेगा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तो सिस्टम का ओमेगा नेट कितना है? आई नेट किसका किसका? रिंग का और पॉइंट मास का। आ जाओ, एल फाइनल इज इक्वल टू रिंग का कितना? एम आर स्क्वायर प्लस एक पॉइंट मास कितनी दूरी पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? तो एम इंटू आर स्क्वायर प्लस एम इंटू क्या होगा? टू स्मॉल एम आर स्क्वायर। दिस इज द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इनटू ओमेगा। अरे समझ में आ गया? दोनों को इक्वेट करके क्या मिल जाएगा? ओमेगा डैश कर लो। ये भी वीकनेस वाला है। तो ऐसे ही बोलेंगे, वो लैंग्वेज ऐसे यूज करनी है। एक रिंग है जो अबाउट अपने ओन एक्सेस के अबाउट क्या कर रही है? ओमेगा से घूम रही है, जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर। हमने क्या किया? वी gently placed a point mass small m in the ring of ring oppositely diametric and find the new angle speed of the gun। जेंटली प्लेस करने में आराम से ये सब लिखा जाए तो आप नेट और जीरो मानेंगे तो हम बोलेंगे क्योंकि एल क्या है सिस्टम का? कंसर्न है, तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। एल इनिशियल कितना है? एम आर स्क्वायर ओमेगा और एल फाइनल कितना है?
कैपिटल mr² प्लस 2 स्मॉल mr² इंटू ओमेगा। तो मेरे ख्याल से वहां से आपका ब्लॉक दीजिए, तो यहाँ क्या मिलेगा, ओमेगा डैश इक्वल टू कॉल्ड एम ओमेगा एम प्लस 2 छापी। मेन सवाल है, आपका तरीका नहीं बनना चाहिए इस तरीके सब कुछ वैसे इक्वेशंस देके पढ़ना है, वही टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वही को पढ़ है ना। अब कुछ गधे होते हैं जो बोलते हैं भैया अब तो कुछ छोड़ नहीं सकते तो क्या करूँ, सब अभी भी नहीं पढ़, तुम्हें सिलेक्शन चाहिए ना, 650 नंबर चाहिए, 670 चाहिए, सब अभी भी नहीं पढ़, अभी भी वही करना है जो पहले कर रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जो नेसेसरी नहीं है उनको क्या कर दो, हटा दो। अरे पहले तो यही किया, सेक्शन 20 में कोई महत्व नहीं रखता, 35 तो वैसे भी करते थे, नहीं समझ रहे। कल मैं यूट्यूब पे देख रहा था, पगलाए हुए हैं, जैसे एक एक लाइन अब कुछ छोड़ नहीं सकते, अब सब कुछ करना पड़ेगा, कुछ बाकी नहीं रख सकते, सिलेक्शन रुकवा नहीं। हाँ हो जाएगा, चलिए मतलब समझना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एक प्लेटफॉर्म है, क्या है, और ये प्लेटफॉर्म की एक्सिस है, प्लेटफॉर्म हैवी है और ये माउंटेड है, ये है उसका माउंटिंग, इसका बॉडी क्या कर रहा है, इस प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ की वजह से इस एक्सेस के बाद वो प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, घूम रहा है या नहीं घूम रहा है हमको नहीं मालूम, छोड़ो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, कैपिटल आई, सही है, और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, मास कितना है, 90% 99% सवाल में एमआर नहीं देंगे, सीधा क्या देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो जो प्लेटफॉर्म है एक्सेल के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो एक आदमी यहाँ खड़ा हो, बिल्कुल एज पर खड़ा हो, एज का मतलब समझते हो, किनारे, इसका मास कितना है, स्मॉल है, ये प्लेटफॉर्म और अभी ये आदमी किस पर है, पूरा सिस्टम, तो एक प्लेटफॉर्म माउंटेड था एक्सेल पर, मैं जाके उसके एज पर क्या हो गया, खड़ा हो, व्हाट इज द एंगल ऑफ मोमेंटम इन दिस कंडीशन, जीरो, मैं चल रहा हूँ, प्लेटफॉर्म चल रहा है, कोई रोटेट भी नहीं कर रहा, तो मैंने एंगल क्या रहा, जीरो। इसका मतलब किस समय जब सारा सिस्टम रेस्ट पर है तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, और इसमें कौन कौन है, दो हिस्से हैं, आदमी भी है और आदमी को ट्रीट करना एज क्या पॉइंट, पहले तो आदमी को ट्रीट करना एज आदमी का एंगुलर मोमेंटम कभी भी आई ओमेगा आप नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे फिर, एम वी आर, तो जब भी मैन का लिखना है किसके बाद, एम वी आर। अब सुनो, उन्हें कहा ये आदमी इस तरफ चलने लगा वी मीटर पर सेकंड, मैं एज पे खड़ा हुआ, मैं जाने लगा वी वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो बताओ प्लेटफॉर्म किधर चले, सेंस है ना कि अगर एक प्लेटफॉर्म फ्री है, मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो वो एंटी क्लॉक, मैं अपने पैरों से जब धक्का मारूंगा तो अगर मैं एंटी क्लॉक जा रहा हूँ तो वो क्लॉक, इसका मतलब जब आदमी एंटी क्लॉक चलेगा तो प्लेटफॉर्म क्लॉकवाइज सेंस में होगी, क्या बात सही है, उन्हें कहा बताइए व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म कितने से घूमेगा, ये तो है, प्लेटफॉर्म अपोजिट क्यों घूम रहा है, क्योंकि नेट एंगुलर मोमेंटम इनिशियल कितना है, बाद में भी क्या होना चाहिए, तो अगर एक एंटी क्लॉक चल रहा है सिस्टम का कोई हिस्सा तो दूसरा,
बाकी दोनों की दिशा क्या रहे, अपोजिट, तो नेट वैल्यू एक दूसरे के क्या रहे, बराबर, तो एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल, नेट क्या मिल जाए। बिल्कुल वैसे ही एक बम है तो अचानक से दो टुकड़ों में क्या हुआ, फटफट। अब हमें पता नहीं दोनों टुकड़ों का मोमेंटम सेम होगा, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की, वही कहानी यहाँ भी। पहले सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो, तो बाद में भी कितना होना चाहिए। तो अगर सिस्टम का एक हिस्सा एंटी क्लॉक चल रहा है तो दूसरा हिस्सा, ताकि नेट क्या मिले, जीरो, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। तो हमने कहा भैया एल इनिशियल जीरो है, एल फाइनल की बात करो, एल फाइनल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, क्या बात सही, प्लस में या माइनस, वो जो है, क्योंकि ऐसे नहीं। अब एल फाइनल कितने हिस्से में बटा है, दो हिस्से में ना, एल प्लेटफॉर्म प्लस एल, एल फाइनल इज इक्वल टू एल प्लेटफॉर्म माइनस आई ओमेगा प्लस एम बी, आर क्या है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेम, सही बात है। माइनस यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि प्लेटफॉर्म कैसे घूम रहा है और आदमी कैसे घूम रहा है, तो क्या मैं बराबर कर सकता हूँ भैया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेटफॉर्म। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म, एम बी आर बाय, और ये सब सवाल बन के आएंगे, ये सब ये क्या है आपके क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली इनका फॉर्मूला याद रखिए। पहला केस क्या है कि सिस्टम रेस्ट पर है, अब एक आदमी चलना स्टार्ट करता है, क्लॉक या एंटी क्लॉक उससे मतलब नहीं, प्लेटफॉर्म उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा और दोनों का एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के क्या होगा, बराबर। इक्वेट करके ओमेगा निकाल, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म, द मैन मूव्स विद वेलोसिटी v, और यहाँ आदमी को ट्रीट करना है एज अ पॉइंट मास के लिए हम आई ओमेगा नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं, एम बी, बस आपको क्वेश्चन। अगर आप 5 सवाल से 10 सवाल के बीच बनी दे दें तो आपका सिलेबस 40% क्या हो जाता है, कम होता है, और यही करना चाहिए, बली दे, ताकि तुम्हारा सिलेबस क्या हो जाए, कम हो। बली नहीं दोगे तो सिलेबस तैयार कर नहीं पाओ, और सिलेक्शन जो आसानी से हो सकता है और तो यही सब कर, कैसे छोड़ो, पढ़ने में हिम्मत हो, जहाँ 650 नहीं हो, 550 को नहीं है, तो मैंने सीखा है बली दे, जो फर्क नहीं पड़ता, 4 सवाल के लिए क्या हो जाए, छोड़, कोई दिक्कत नहीं भैया, बाकी तो कर लिया ना, 170 तो कर लूंगा, काम होने से मतलब सिलेक्शन से 170 गुणा 4 कर लो, चलो 650 ला देते हैं, तो बनी दे, ये गधे लोग कर नहीं पाते, और टीचर करवाता भी एक एक पढ़ डालना, कुछ बाकी हो जाएगा ना। अच्छा, ये फॉर्मूला का अप्लाई करना डायरेक्टली, जब बोले कि प्लेटफॉर्म रेस्ट पर है, आदमी एज पर खड़ा हो गए किनारे पर, अब उसने चलना स्टार्ट किया विद वेलोसिटी, तो कॉमन सेंस लगाना कि वो जैसे भी चले, क्लॉक या, यहाँ ये माइनस इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस बताया एक की दिशा दूसरे से क्या होगी, अपोजिट होगी, बस इतना समझो, तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम क्या कर देना, प्लेटफॉर्म का आदमी के बराबर फाइनल, और यहाँ से जो पूछा जाए वो क्या कर लेगा, समझ जाएंगे, एक सवाल के फॉर्म में है, मैंने समझा। दूसरा देखिए, इसी का टाइप टू भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क, ये एक्सेस है प्लेटफॉर्म की, अच्छा ये रिंग नहीं है, क्योंकि रिंग पे
आप कभी गए हो झूले वूले में, गए हो मेला वूला गए हो? बहुत जगह आपने देखा होगा कुछ प्लेटफॉर्म जैसा बना होता है, वहाँ कुर्सियां लगी होती है, लोग उस पर बैठ जाते हैं। वो ओवल शेप का होता है, आधा कटा अंडा। अरे नहीं सोचता, तो कोई बात। बेटा ये जो प्लेटफॉर्म है कितने से घूम रहा है? एक आदमी कहाँ खड़ा है? एच पर। और रेडियस कितनी है? क्या? ये घूम रहा है। मैं प्लेटफॉर्म के किनारे पर जाके खड़ा हूँ और प्लेटफॉर्म ओमेगा एंगुलर स्पीड से क्या कर रहा है? अब मैंने क्या किया, मैं अब अंदर की तरफ मैं चलना क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ आकर के वापस से क्या हो गया, रुक गया। दिस डिस्टेंस इज, मुझे बताओ कुछ फर्क पड़ेगा सिस्टम पर कि नहीं? एल इक्वल टू क्या होता है? अगर सिस्टम का आई घट जाए और एल क्या हो, ओमेगा। इसका मतलब मुझे एक बात पता है, अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, अगर कुछ खुराफात करके तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर घटाओगे तो स्पीड क्या होगी, प्लेटफॉर्म की बढ़ेगी। और तुम कुछ खुराफात करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ाओगे तो प्लेटफॉर्म की स्पीड क्या होगी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कम कर रहा हूँ। देखो प्लेटफॉर्म का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगा, अरे वो तो वही रहेगा ना, मेरा बदले। मैं अभी एच पर हूँ, मेरा मास कितना है, एम। मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम इंटू कैपिटल। अब मैं चलना स्टार्ट करता हूँ सेंटर की तरफ, क्या आर कम होता जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर कम होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी। तो जब मैं एज से सेंटर की तरफ आना स्टार्ट करूंगा प्लेटफॉर्म को ओमेगा बढ़ना है। समझ में आया? तो हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम बी आर थोड़ी होता है। एम बी आर एंगुलर मोमेंटम। लेक्चर छोटा है तो आराम से बैठे हो, है ना? अरे समझ में नहीं, अब अपने को वही काम करना है कि नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम क्या है। कैसे मैं समझाता हूँ, आदमी और प्लेटफॉर्म क्या एक सिस्टम का हिस्सा है। आप प्लेटफॉर्म पे चलना स्टार्ट करिए, जो भी फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन लग रहा है, सब कहाँ से है, सिस्टम के अंदर से। बाहर से तो कोई फोर्स जनरेट नहीं हुआ, इसका मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं है तो कोई टॉर्क भी। तो टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहा, कंजर्व हो गया। तो इनिशियल बराबर क्या होना चाहिए, आई इनिशियल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेटफॉर्म का कितना है, आई। बोलिए इनिशियल प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई प्लस आदमी का क्या नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, सिस्टम की एंगुलर स्पीड ओमेगा। बाद में प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, आदमी का कैपिटल आर स्मॉल आर इनटू ओमेगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू नेट में किसका किसका, आदमी का प्लस। अरे सही है। आ जाओ लास्ट वाले का वैल्यू ऑफ ओमेगा फाइनल आई प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन आई प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसे ही तो जो पूछा जाएगा यही से क्या कर लेगा, यही से लिखा। ये सब तुमको एक क्वेश्चन के फॉर्म में मिले। उल्टा बोले तो मैं सेंटर पे खड़ा हूँ, एच की तरफ चलना स्टार्ट करता हूँ, भैया बढ़ जाए। फार्मूला तब भी यही रहे, बस पहले ये कितना रहेगा, अगर मैं सेंटर पे हूँ तो स्मॉल कैपिटल आर कितना, जीरो। अरे सही है ना? तो मैं अगर एक्सेस पर ही खड़ा हो गया जिसके बाद प्लेटफॉर्म रोटेट कर रहा है तो मेरा कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचेगा क्या, सिर्फ आई इंटू। तो ये फर्क है, समझ में आ गया? तो समझ लो कि मैं एच से सेंटर पर हूँ तो ये फॉर्मूला, और सेंटर से एच की तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ क्या कर देना है, स्क्वायर को जीरो, क्योंकि मैं सेंटर पर हूँ मतलब कहाँ खड़ा हो गया, एक्सेस ऑफ। और कोई पॉइंट मास एक्सेस ऑफ रोटेशन पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे समझ आ गई या तो दोनों के साथ। मतलब प्लेटफॉर्म प्लस मैन का कोई भी सवाल आएगा आपको इन्हीं फार्मूलों से क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन। चलेंगे भाई, समझ लीजिए, है ना?
थोड़ा स्मार्ट स्मार्ट वर्क करेंगे 10 5 सवालों की क्या देनी है अपने को भले ही देखो सिलेबस 40% रिड्यूस कर देंगे 50 से 60% पढ़ना पड़ेगा उसी में सिलेक्ट हो जाए। तो 3 घंटा 20 मिनट भी कम पड़े थे 3 घंटे तो कुछ ज्यादा ही कम पड़े। मैंने जब एग्जाम इस साल मैंने दिया मुझे कम पड़े 3 घंटा 20 मिनट कम पड़े 4 5 मिनट मुझे और ज्यादा चाहिए 20 मिनट और दीजिए सही है। मैं तो चाहता हूँ पेपर में क्या पेपर कॉम्प्लिकेटेड उतना प्रेडिक्टेबल जैसे बोलेंगे ना पेपर टफ हो गया है उतना आप प्रेडिक्ट कर लोगे कि कहाँ कहाँ से फिर सवाल आएंगे क्योंकि आसान कॉन्सेप्ट बहुत सारे आसान टॉपिक देखोगे ना तो 100% में से लगभग 90% टॉपिक्स क्या हैं आसान 10% कॉम्प्लिकेटेड सवाल है जिनमें कैलकुलेशन बहुत क्या है बहुत लेंदी है और एग्जाम कॉन्सेप्ट से टफ नहीं होता सवाल सवाल होता अपनी कैलकुलेशन से टफ होता है बैठ के तुम्हें वहाँ कैलकुलेट करना होगा ना तो अगर किसी सवाल की कैलकुलेशन टफ है मतलब वो क्या हो गया आपकी टफ तो वहां करना कैलकुलेट आसान नहीं होगा तो ये बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से अगर टफ पेपर है तो एक सवाल कहाँ से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर डन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन आएगा या टॉर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट फाइनल एंगुलर स्पीड अल्फा टॉर्क आएगा ऐसे ऐसे पढ़ेगा चलो सर अब इसी पर एक क्वेश्चन है जीरो का अभी बात करेंगे अभी तो बहुत समय है ना अभी फरवरी है पूरा मार्च है पूरा और अभी अप्रैल क्या पता मैं तुमको सवाल ही बता के भेज ये ले जाओ 100 टॉपिक है ये 100 सवाल है इनको कर बिल्कुल हो सकता है रिसर्च चल रही है तुम डरो बहुत हाई फाई रिसर्च चल रही है तो ये सच है देखिए man keep moving along diameter सवाल नहीं है तो नोट्स बना के सवाल नहीं है इसका नोट क्या है लिख दीजिए आप फिर नोट लगा के ताकि आपको याद उन्हें कहा भैया आदमी प्लेटफॉर्म पर एज पर खड़ा है कहाँ खड़ा है एज पर खड़ा है अगर मैं एज से सेंटर की तरफ चलना स्टार्ट करूं बोलो ओमेगा क्या होगा ओमेगा क्योंकि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता जाएगा बहुत एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या कम होता जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर दूरी क्या होती जाएगी कम मेरा मास तो कांस्टेंट रहेगा ना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा और जब मैं सेंटर से कहाँ भागूंगा एच की तरफ भागूंगा तो जो ओमेगा बढ़ रहा था वही ओमेगा डिक्रीज एक सवाल आता है कि जब हम प्लेटफॉर्म पर सेंटर से एच की तरफ चल रहे हैं तो बताओ क्या तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कम तो सिस्टम का भी कम तो सिस्टम का एंगुलर स्पीड बढ़ और जब मैं सेंटर से किधर भागूंगा एच की तरफ तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो सिस्टम का भी तो सिस्टम का ओमेगा when man move पहले लिख लो when a man move from edge to center man move from edge to center the moment of inertia of system decreases man move from edge to center edge to center
moment of inertia system decreases decreases सिस्टम इसलिए बोल दिया क्योंकि सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन आई प्लेटफॉर्म प्लस आई प्लेटफॉर्म तो क्या रहेगा क्योंकि ना एक्सेस ऑफ रोटेशन बदली है ना प्लेटफॉर्म का मास में रेट हाँ लेकिन आई में क्या हो जाएगा तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकिन सो एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म देखो सो एंगुलर स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगी इंक्रीज आगे वाइस वर्सा क्या होता है इसी का उल्टा भी कि अगर वो सेंटर से किसकी तरफ गया एच की तरफ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज तो ओमेगा अरे कम हो गया ना कूलम वाइस वर्सा मैंने बोला है मैन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एच टू सेंटर then moment of inertia of system decreases so angular speed of platform increases सही है भैया कर लोगे ना पूरा then moment of inertia called angular momentum और कंजर्वेशन ऑफ क्या दो सवाल है लिख लो कॉपी इस साल नीट में दो क्वेश्चन अब तुम जलवा देखो गुरुजी अगर बोल दिया मतलब बोल दिया दो से कम नहीं होगा बल्कि दो से कितना हो जाएगा तीन हो जाएंगे कम नहीं हो सकता दो से तीन सर्कुलर मोशन लिख लो दो क्वेश्चन पहला सवाल आउट कर दे रहा हूं एक्सलरेशन आएगा तुम रोक नहीं पाओ आएगा भाई और दूसरा सवाल दो टॉपिक से मिलके आए या तो क्या बोलेंगे कांस्टेंट या वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा होगा पढ़ गया है जब टॉर्क क्या होता है तब हम क्या यूज करते हैं कुछ भी आता है अरे तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं ना अरे जरूर टॉर्क बराबर क्या होता है नहीं होता है तो जब टॉर्क कांस्टेंट होता है तभी क्या कांस्टेंट होता है और जब अल्फा कांस्टेंट होता है तो क्या यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अरे नहीं समझ में जाओ मजे पांच सवाल बता दिया आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत क्या है अरे लड्डू पाटू अरे 45 में से 5 तो बता दिया ना कितना बचा वही बता दूंगा पढ़ लो चाहे ना पढ़वाएगा 5 सवाल लिखो अरे मुझे भरोसा मुझे इतना ही तो आता है कॉन्फिडेंस मुझे यही आता है ये निकालना आता है ये आता है ये आता है बचा रहा हूँ ये क्या है जादू है अबे यार तूने कितने टॉपिक पढ़े सर्कुलर में बहुत सारे पढ़े हैं उसमें से 3 टॉपिक बता रहा हूँ पहला क्या बता रहा हूँ सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन ए बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस डीवी बाई डीटी नहीं डीवी बाई डीटी का होल स्क्वायर अगर ये तरीका आता तो एक सवाल होगा दूसरा सवाल देंगे बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट या बोलेगा टॉर्क क्या है कांस्टेंट तो बोलेगा कि बताओ पंखा रोकने में कितना समय लगा जब पंखा रुका तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया कितने रोटेशंस हो गए कितने चक्कर काटेगा कितना स्पीड हो जाएगी कितने समय के बाद वो सारे और नेक्स्ट क्या है वर्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जांपल ऑफ नॉन यूसीएम क्रिटिकल स्पीड लो बॉटम पर लोएस्ट पोजीशन पर रूट 5 टॉप पॉइंट पर रूट आर जी मिड पॉइंट पर
root 3r. The difference of t max minus t min 6 mg. The difference of v max k square minus v min k square 4 mg नहीं 4 r g. अरे याद है 10 आर जी नीचे दे दो तो ऊपर कितना बचेगा 6 आर जी. पढ़ा है ना तुमको. यही कोई सवाल है. कभी टेंशन पूछ लेगा कभी स्पीड पूछ लेगा. वही दोस्तों अरे कर लोगे ना. और लास्ट में सर्कुलर मोशन के क्या केस. उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है रोड का क्या बीम है. याद है बीम एस आर जी रूट आर जी tan थीटा अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यूएस 1 माइनस म्यूएस tan थीटा. कुछ नहीं यार कैसे होगा सवाल ग्रुप नहीं होगा ना. अबे तुमको 10 केसेस दिखाएंगे. याद है सबको पढ़ाई कि नहीं पढ़ाया पढ़ाए ना. केसेस लिखवाए उसमें मैंने बोला था केसेस से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं. बैंकिंग ऑफ रोड का सवाल डायरेक्ट आएगा बोलो ना. बैंकिंग है तो फ्रिक्शन के साथ विदाउट फ्रिक्शन और फिर दोनों के साथ फ्रिक्शन के साथ कितना होता है. अब या तो है अंडर रूट म्यू एस आर जी और स्लो के साथ कितना होता है अंडर रूट आर जी tan थीटा. और जब दोनों इन्वॉल्व हो जाए तो अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस. मुझे ऐसे याद है तुझे भी याद रखना पड़ेगा. हो गया सवाल. 5 सवाल ये थे तैयार कर लोगे डन हो. और ऐसे नहीं देखना जब टेस्ट देने आना तो सिलेबस को चेक करते जाना सर्कुलर प्लस रोटेशन. और देखो गुरु जी ने बोला था कि वो बात सही थी कि नहीं. तुम्हें इसके अलावा कहीं से कोई सवाल नहीं मिल सकता. क्या बनाएंगे कुछ बचा ही नहीं है. जो बचा सब क्या बचा फालतू. अगर नहीं समझ में आया तो सुनो फिर आज 5 सवाल को फिर तैयार कर हेडिंग डाल. कितने क्वेश्चंस हाँ नीट में. हाँ भाई 4 क्वेश्चंस हैं. 3 मिनिमम है 4 मैक्सिमम. 4 से आगे नहीं बढ़ेगा 3 से कम नहीं. 3 4 के बीच में हमेशा ना है इस बार भी रहे. तो एक अच्छी टॉपिक है आसान बहुत. आसान का मतलब वैसे दोनों है ना. फिजिक्स न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल नहीं समझ. देखो तुमको एक बात बताता हूँ. ये क्या लिखा है मैंने क्या है. कितने लोगों को याद है क्या लिखा है. सॉलिड क्या है इनसाइड है ना. जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है नियम है उससे बाहर नहीं जाएगा. या तो अगर पूछेंगे रेशियो का भी जब भी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे हमेशा सॉलिड उसमें क्या होगा उसमें इन्वॉल्व होगा. बिना सॉलिड के वो सवाल बनेगा. सॉलिड स्टेप होगा ही. दूसरा जब भी ई की बात करेंगे तो ई के लिए फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई. वो हमेशा इस फॉर्मूले से. और 2 केसेस और एक आर्क के लिए याद है 9 चार्ज और थिन शीट के लिए याद है सिग्मा बाई 12. और अगर मेटालिक शीट हो तो सिग्मा बाई एसएल. ये तुम्हारे सवाल इलेक्ट्रिक. कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से पूछेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट सवाल. आर्क का सवाल पूछा गया वो भी क्या है डायरेक्ट फार्मूला 2 के लेना बाई आर साइन अल्फा बाई. व्हाट इज अल्फा. अल्फा होता है कि ये आर्क का एंड सेंटर के बहुत कितना एंगल एक सर्किल कितना बनाता है 2 बाई आधी सर्किल 5 क्वार्टर सर्किल. रेशियो पूछेंगे तो सॉलिड को इन्वॉल्व करेंगे. फंक्शन के साथ सवाल आएगा तो डीवी बाई कितनी बार देख सवाल आएगा बस हो. और क्या पढ़ना चाहिए
एक सवाल ये कि एक सवाल एक फिर से पूछते हैं, उनमें से कुछ भी एक हो सकता है। कभी कभी आर्ट आता है, कभी कभी लाइन चार्ज, कभी कभी क्या मिलेगा। और और तुमको बताओ, मुझे पेपर में देखोगे किसी के साथ बीएसएल, बीएसएल क्या होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एम्पियर सर्किटल। पढ़ लो, एक सवाल यहाँ से, एक सवाल यहाँ से, कंफर्म है पेपर में। तो कितना भी करंट तो आएगा, मैं तुमको दिखाऊंगा एग्जाम के बाद। ये देखो मैंने बोला था ना सवाल, ये देखा है कितने सवाल हो गए टोटल, सात। चाहे तुम मानो चाहे, मैं बिलीव करता हूँ मुझे इतना आता है, और इतना ही आता है। नेक्स्ट ईयर में थोड़ी सॉल्व कर दूंगा। मैं नीट पढ़ाता हूँ, नीट का टीचर हूँ, तो मुझे नीट समझ में आता है। नीट क्या, नीट ये। अब एक इलेक्ट्रिक फिर से मिल जाएगा, एक कहाँ से मिलेगा। डीएसएल से ज्यादा चांसेस कहाँ से होते हैं, या फिर सॉलिड और हाँ, कभी कभी ग्राफ, कभी कभी रेशियो। और डीएसएल में बच गया लाइन चार्ज का और आर। कभी कभी क्या मिलेगा लाइन का, कभी कभी दोनों को क्या करेंगे, मिला के। इनफाइनाइट तो यार कितना फार्मूला होगा, म्यू नॉट आई पर 2 पाई आर। और सर आर्क है तो, कंप्लीट आर्क है तो 2 आर, और आगे सर्किल है आई हटे, वर्कर है तो 8 आर। बहुत बढ़िया, याद होगा तो सिलेक्ट हो पाओ। फंक्शन गिन लो, और तो 45 गिना दूंगा आज, गिना तो दूंगा, तुम तैयार नहीं कर। वो क्या लगता है टफ थोड़ी है, बस बता तो कि क्या पढ़ना है। अब पढ़ने वाला मजबूत होना चाहिए, मतलब उसको गणित गणित क्या हो, दिमाग को डेवलप होना, समझ पाए हाँ ये एनर्जी है, ये हीट है, ये वेव है, इस तरह से कॉन्सेप्ट है, फील होना चाहिए कॉन्सेप्ट। हवा चल रही है तो महसूस तो चल रही है, हवा चल कैसे चल रही है पता ही नहीं। दिक्कत ये है कि जब दिमाग नहीं डेवलप होगा तो फॉर्मूला याद करके भी सिलेक्शन, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाओगे सवाल क्या क्या है, टॉपिक किस चीज का है, कॉन्सेप्ट इसका क्या बन, तो बेसिक तक तो फील होगी। ऐसे ऐसे करना है, जैसे मैं करता हूँ। चलो कई डालिए की, सबसे पहले टेम्परेचर, आसान टॉपिक है, पढ़ लेंगे आराम से। देखिए टेम्परेचर, तुम कम से कम लाइन देखो, आसान है। हीट कैलकुलेशन भी इजी होती है, फार्मूले बेस्ड होते हैं, तो कम से कम क्या कर लेना, साथ साथ तैयार। ठीक है ना। टेम्परेचर क्या है, कोई मास्टर पढ़ाता है तो सबसे पहले बोलता है डिग्री ऑफ कोल्डनेस या हॉट, कोई चीज कितनी ठंडी है या कितनी, ये हमें टेम्परेचर पता है। जैसे अगर किसी का टेम्परेचर बहुत क्या है, कम है, आप क्या बोलोगे, कोल्ड है। किसी का टेम्परेचर ज्यादा है, आप क्या बोलोगे। अब देखो मैं तुमको देखो बना तो 20 डिग्री से ठंडा है या गर्म। वैसे बात तो सही भी है, 20 डिग्री गुनगुना है। इसका मतलब ये जो टर्म है ना कि कोई चीज ठंडी है कोई चीज गर्म है, यूनिवर्सल टर्म नहीं। हो सकता है 50 डिग्री किसी के लिए ठंडा हो सकता है 50 डिग्री किसी के लिए गर्म। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है। अब जब तुम कोई चीज बोलते हो ठंडी है, वो इसलिए बोलते हो कि वो तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर से कम। तो 20 डिग्री हमारे लिए क्या है, ठंडा, तो उसे कभी गर्म नहीं बोलते। बात समझो, गुनगुना भी नहीं बोलो। हाँ 37 38 39 में क्या बोलोगे, गुनगुना। 50 पर आएगा तो क्या बोलोगे, गर्म। इसका मतलब कोई रेफरेंस होता है जिसको समझ करके तुम बोलते हो कि ये ठंडी चीज है, ये बस तुम्हारे लिए क्या है या नहीं। लेकिन एज कम्पेयर टू कोई चीज -40 डिग्री सी पे हो, उसके कंपेयर में 0 डिग्री सी ज्यादा हॉट, नहीं समझ रहे। तो इट इज नॉट अ यूनिवर्सल टर्म की बोल दोगे हाँ भाई ये चीज ठंडी है, उसके लिए कुछ रेफरेंस तुम्हें, हम अपने हिसाब से जो बोलते हैं, ह्यूमंस जो यूज करते हैं किसी चीज को, कहते हैं ठंडी ये चीज है, या ये चाय गर्म है और ये आइसक्रीम ठंडी है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर
37 डिग्री सी है। जब तुम चाय पीते हो तो खौल रही होती है, उसका टेम्परेचर 90 डिग्री 100 डिग्री तक होता है, तो तुम बोलते हो चाय क्या है, गर्म है। और जब तुम बर्फ को टच करते हो तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री से, तब तुम बोलते हो बर्फ क्या है। इसका मतलब हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है, हम 37 के बाद महसूस कर सकते हैं। 37 से आगे टेम्परेचर पर बॉडी हीटअप होगी, 38 डिग्री सी पर तुम भाप की तरह जलने लगोगे। नहीं समझ, तुम्हारा टेम्परेचर जब 102 पहुंचता, तुम कहते हो अरे गुरु जी बहुत तगड़ा बुखार है। 102 फ़ारेनहाइट हो, ये मुश्किल से 100 मुश्किल से 38.5 डिग्री सेल्सियस बनता है। मतलब तुम अपना डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस की झेल नहीं पाते अगर तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर तुम्हारे नॉर्मल टेम्परेचर से कितना डिग्री बढ़ जाए, 2 डिग्री तुम पड़े रहोगे, तुम कुछ भी नहीं पाओगे। इसका मतलब है जो तुम बोल रहे हो कोई चीज ठंडी गर्म, वो डिफरेंस है तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर या किसी बात को कोई रेंज। बात समझ आ गई, तो इज रिलेटिव क्वांटिटी, ऐसे यूनिवर्सल नहीं है कि तुम बोलोगे 100 डिग्री गर्म या बोलोगे 0 डिग्री। अरे समझ में आ गया, तो इज डिग्री ऑफ कोल्डनेस हो। ये क्या बताता है, कोई चीज ठंडी है या ठीक। आगे बढ़िए, स्केल। बहुत सारी स्केल आपने पढ़ी होगी, जैसे आपने कौन कौन सी स्केल पढ़ी, ये सारी स्केल्स के नाम है ना। आपने एक स्केल पढ़ा डिग्री सेल्सियस, आपने एक स्केल पढ़ा होगा फारेनहाइट, आपने एक पढ़ा है, तो ये सब स्केल के क्या है नाम। स्केल बनाई कैसे जाती है उसके बाद बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, सब शॉर्ट नोट की तरह ही बनेगी पूरी की, आपको बहुत इजी समझ में सब आए। छोटा छोटा लिखना, कोशिश करना एक चैप्टर एक पन्ने और 1.5 पन्ने में खत्म, ऐसा नहीं कि बढ़ बढ़ के लिखो 10 पेज। इसकी डिग्री सेल्सियस होती है फ़ारेनहाइट, जैसे तुम टेम्परेचर जब नापते हो तो तुम्हारे पास दो तरह के स्केल, सेल्सियस में बता सकते हो, फ़ारेनहाइट में बता सकते हो, तुम केल्विन में भी। वो स्केल्स बनाई कैसे जाती है, उनका मेथड क्या है, तो लिखिए मेथड क्या है स्केल बनाना। तुम भी बना सकते हो अपनी स्केल, मतलब स्केल कोई भी बना सकते, बस फिजिक्स ने 3 को मोस्टली अडॉप्ट कर लिया है, डिग्री सीखो, केल्विन को, और उसमें से सबसे ज्यादा यूज किसका किया है, केल्विन का और केल्विन। आप पूरी फिजिक्स में तो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखते हो या तो फ़ारेनहाइट की हम बात। मेथड क्या है किसी स्केल को बनाना, मान लो स्केल की रीडिंग यहाँ से यहाँ तक चलती, ठीक है ना, ये बहुत सारे उसके क्या है रीडिंग्स है। आपने मरकरी वाला जो थर्मोमीटर देखा होगा, तो उसमें ऐसे तो बना होता है, ठीक। मैं एक मान लो मैं स्केल बनाना चाहता हूँ अपनी, मैं किसी की स्केल यूज करना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, मैं दो चीजें फिक्स करूँ। एक टर्म होता है लोअर किलोमीटर रेंज, लोअर फिक्स, और एक होता है अपर फिक्स पॉइंट। ये तुम्हें अपने मन से चूज करने पर। लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब होता है जहां पर आइस किसमें कन्वर्ट होती है, पानी। और अपर फिक्स पॉइंट होता है जहां पानी कहाँ कन्वर्ट होता है, भाप। ये दो पॉइंट तुम्हें अपने मन से लाने पड़ेंगे कि मैं कौन सी रीडिंग लेना चाहता हूँ, कौन सा नंबर किसके लिए, लोअर फिक्स पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल, जब सेल्सियस ने टेम्परेचर स्केल बनाई, तो उन्होंने जो ये टेम्परेचर लिया जहाँ आइस किसमें कन्वर्ट हो रही थी, पानी में, वो उन्होंने लिया कितना उसके लिए, 0। उन्हें कहा कि इसको हम 0 मानेंगे, जहाँ क्या हो रहा है, आइस पानी में कन्वर्ट। इसीलिए आज तुम्हें याद है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस किसमें कन्वर्ट होती है, पानी में। पानी किसमें कन्वर्ट होता है, आइस। तो सेल्सियस ने ये अज्यूम किया कि मैं 0 रीडिंग मानता हूँ जब उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर आइस वाटर का आइस पानी में, पानी आइस में था। बनेगा, फिर मैं मानूंगा कितना, 100। 100 की रीडिंग लूंगा जहां पानी किसमें कन्वर्ट हो रहा है,
वेपर। तो आज आपको याद है कि जब पानी भाप में वेपर होता है तो टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और जब आइस पानी में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये डिग्री सेल्सियस क्या थी, यूनिट थी। जीरो क्या थी उसकी, फिक्स्ड पॉइंट थी। जीरो लोअर फिक्स पॉइंट था, 100 इन्हीं के बीच में वो टेम्परेचर। अरे क्या बताएं, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला है, x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट। पहले सुन लो फिर लिख लो। फिजिक्स मैथ के लिए ये फॉर्मूला यूनिवर्सल, किसी भी स्केल के लिए यही यूज करो। जैसे सुन, उन्हें कहीं बताने की क्या जरूरत है, अगर तुम बार बार करते हो ना, डिग्री सेल्सियस को तुम केल्विन में कन्वर्ट करते हो, तुम फ़ारेनहाइट को डिग्री में कन्वर्ट करते हो, तुम डिग्री को फ़ारेनहाइट। तो जब तुम दो स्केल का रीडिंग बताओगे, किसी एक की मैं दे दूंगा उसी टेम्परेचर पर दूसरे स्केल की क्या रीडिंग, तो इस फॉर्मूले का यूज करो। जैसे सुनो, 37 डिग्री से कितने फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस के लिए भी यही फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट के लिए भी, दोनों को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना। तो एक स्केल की हम रीडिंग दे देंगे, दूसरे की पूछेंगे। तो x क्या है यहाँ पर, उस स्केल की रीडिंग है। तो सवाल ऐसे बनेंगे, जब 22 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर सेल्सियस में, तो बताइए फ़ारेनहाइट में कितना होगा। नहीं समझ में, अगर 22 डिग्री सेल्सियस है सेल्सियस में तो कितना रीडिंग आएगी फ़ारेनहाइट। तो एक के लिए लिखोगे यहाँ 22, दूसरे के लिए वहां निकालना हो। नहीं समझ में, तो मैं क्या लिखूंगा, ये जो टर्म है ये सेल्सियस के लिए लिखूंगा, इक्वल टू किसके लिए लिखूंगा, फ़ारेनहाइट। आ जाओ सेल्सियस के लिए देखो, सेल्सियस के लिए जो है x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 अपर कितना 100 माइनस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट के लिए x माइनस कितना 32, लोअर फिक्स पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना होता है 32, और अपर फिक्स पॉइंट 212 माइनस, और केल्विन के लिए कितना होता है x माइनस 273 अपॉन 373 माइनस। तो ये किसके लिए लिखा है तुमने, डिग्री सी, ये फ़ारेनहाइट और ये केल्विन। अब चेक करो, सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट 0, अपर फ़ारेनहाइट का लोअर 32, अपर केल्विन का लोअर और अपर। तो ये x माइनस 32 अपॉन कितना आ गया 180, और ये x अपॉन 100, और ये x माइनस 273 बटा 100। क्या बात क्लियर हो, अरे हो गई कि नहीं। अब मैं कहूँ डिग्री सेल्सियस में इतनी रीडिंग है तो फ़ारेनहाइट में बताओ, फ़ारेनहाइट में इतना है तो केल्विन में बताओ, केल्विन में इतना है तो डिग्री में बताओ। कैलकुलेट कर लोगे, एक का x दे देंगे, दूसरे का, अरे समझ आया। तो फाइनल फार्मूला क्या बना बेटा, फाइनल क्या बना, हाँ x बाई, क्या बात सही है, इज इक्वल टू x माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल टू x माइनस 273 बटा, क्या यूज कर लोगे, तो हम एक की दे देंगे, दूसरे की रीडिंग उसी टेम्परेचर पर पूछेंगे। मैं आपसे कहूंगा एक कंटेनर है जिसका टेम्परेचर सेल्सियस में 22 डिग्री है, कितना है, तो फ़ारेनहाइट में उसी टेम्परेचर की रीडिंग बताइए। तो सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, एक दे दूंगा, दूसरे का एक हिसाब से क्लियर हो गया। पहला सवाल खत्म हो गया कि हम एक स्केल की आपको रीडिंग दे देंगे और उसी टेम्परेचर की दूसरे स्केल में क्या पूछेंगे, रीडिंग पूछे, आपको बस इक्वेट कर, सही है बेटा, बोलो। कल आएंगे, कल इसके आगे पढ़ना, तो कल 2-3 सवाल है इस पर देख, कल कर, ठीक है ना। नहीं ये टेम्परेचर सवाल कभी नहीं होते, बहुत एग्रेसिव हो गए,